यस। लेसन का नाम क्या है बताओ? महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। थोड़ा बहुत कल हम इससे चर्चित हो गए थे, बहुत सी चीज़ें पढ़ ली थी, जल्दी जल्दी दोबारा देख लेते हैं आज। ठीक है। सबसे पहली बात, राष्ट्रवाद या सरल भाषा में कहे तो राष्ट्र का निर्माण। क्लियर? जिस प्रकार इटली का निर्माण गैरिबाल्डी को जाता है, अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध के साथ, यानी कि अमेरिकी जो फ्रीडम हुए थे, आज़ाद हुए थे, उनका जो आज़ादी का या उस राष्ट्र का निर्माण की बात करें तो जॉर्ज वॉशिंगटन को जाता है, या फिर वियतनाम को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने का काम हो, इसका श्रेय किसको जाता है? हो ची मिन्ह को जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार भारत जो राष्ट्र है, इसका निर्माता किसे कहा गया है? महात्मा गांधी को कहा है, या महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता माना गया है। पिता क्या करता है? अपना संरक्षक करता है कि नहीं करता है? अपने जो भी सुविधा है, जो भी चाहिए वो ला के दे देता है। तो ये गांधी जी को भी देश के लिए वो चीज़ मानी गई है कि देश का पिता माना गया है। तो अब अच्छे से समझ गई होगी कि नहीं, कि किस प्रकार इनके काम रहे होंगे। जिस प्रकार पिता के दायित्व होते हैं उसी प्रकार उनके भी दायित्व होते हैं। कभी कभी पिताजी कूट देते हैं उनको, ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि आपने तुम मेरे को बहुत मारा। अपन को ही पता है कोई गलती की तभी मार खाते हैं, है ना। तो कुछ गलतियां भी हो सकती है पिताजी की, लेकिन राष्ट्रपिता के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता का जो संघर्ष हुआ था उसमें सबसे प्रभावशाली नेताजी की अगर अपन बात करें तो वो कौन है? अपने महात्मा गांधी। क्लियर? बिल्कुल, ये बात याद रखना। अब ये जो पाठ है, इस पाठ में क्या बता रखा है? इस पाठ में बता रखा है 1915 से 1948 के बीच की घटनाएं, यानी कि देश की आज़ादी से पहले क्या क्या हुआ था उसके बारे में हम जानेंगे। और लेसन ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें महात्मा गांधी जी ने कौन कौन सी गतिविधियाँ की, उन गतिविधियों के बारे में भी चर्चा कर रखी। कौन कौन से आंदोलन किए, किस प्रकार ये सक्रिय रहे। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के लोग इस आंदोलन से जुड़े और अपन को आज़ादी दिलाई। अब यहाँ पर एक चित्र दिख रखा है, इसमें लिख रखा है मार्च 1930 की बात हो रही है। इसमें नमक यात्रा शुरू होने से पूर्व साबरमती नदी के किनारे अपने आश्रम के निकट महात्मा गांधी अपने समर्थकों से बात कर रहे हैं। नमक टेक्स्ट बड़ा होगा, उससे रिलेटेड बात है। तो ये कोई लोग इकट्ठे हुए हैं, किसके लिए हुए हैं? गांधी जी के लिए हुए हैं। नेक्स्ट, सबसे पहला टॉपिक अपना है स्वयं की उद्घोषणा करता एक नेता। स्वयं की यानी खुद के बारे में बताता। अब इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। अब 20 साल ये कहाँ रहे? लगभग 20 साल बताओ, विदेशों में रहे। कहाँ रहे? विदेशों में। और जनवरी 1915, कब याद रखना तारीख? जनवरी 1915 को ये वापस अपने देश आ चुके थे। जब ये गए थे और दोबारा आए थे वापस अपने देश में, तब इन्होंने बहुत अच्छा परिवर्तन देखा। ये कहाँ पर गए थे? दक्षिण अफ्रीका में गए थे। कहाँ पे गए थे? दक्षिण अफ्रीका में। और यहाँ पर इन्होंने एक वकील के रूप में काम किया। किसके रूप में? वकील के रूप में। फिर धीरे धीरे यहाँ भारत में आए और इस इलाके के नेता बन गए। क्या बन गए? नेता। नेता क्या करता है? जनता की समस्या को सुनता है और उनका साथ देता है। क्लियर? बिल्कुल। अब दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को क्या बनाया? महात्मा बनाया। क्या बनाया? ये उपाधि इनको कहाँ से मिली? दक्षिण अफ्रीका से मिली। और यहाँ पर गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह किया था। अगर कोई पूछे कि गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया था, तो क्या बताएंगे? दक्षिण अफ्रीका में किया था। और इनके पास एक विशिष्ट तकनीक थी आंदोलन करने की, वो थी अहिंसात्मक विरोध। यानी कि हिंसा नहीं करेंगे, किसी चीज़ का नुकसान नहीं करेंगे और अपनी बात रख देंगे। जब तक बात पूरी नहीं होगी तब तक यहीं बैठे रहेंगे, हिलेंगे नहीं। ये बात हुई। नेक्स्ट, विभिन्न धर्मों, अलग अलग जो धर्म होते हैं उनके बीच इन्होंने रिश्ता अच्छा बनाने की कोशिश की कि सभी झगड़े नहीं, आराम से रहे। निम्न जातियों और महिलाओं के प्रति जो भी भेदभाव करता उनको चेतावनी दी, यानी दादागिरी लगाई। अब तुम इनको मतलब अलग अलग नहीं दिखा सकते हो, हम सब एक है, ये दिखाना चाहते थे शायद। नेक्स्ट, 1883 में तो गांधी जी यहाँ से गए थे दक्षिण अफ्रीका, वहाँ पे वकालत सीखने, वहाँ पे सत्याग्रह किया, वहीं से उनको महात्मा वाला नाम मिल गया, शॉर्ट में लिख सकते हो।
जब वापस 1915 में महात्मा गांधी जी भारत आए तब यहाँ का वातावरण थोड़ा सा बदला हुआ था। राजनीतिक दृष्टि की बात करें तो सक्रिय हो गया था, जिसे राजनीतिक दृष्टि से क्या हो गया था, सक्रिय, यानी कि लोग आज़ादी के लिए तुले हुए थे और अंग्रेजों को भगाने का काम करने लग गए थे, कुछ कुछ आंदोलन करने लग गए थे। क्लियर बिल्कुल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो शाखाएं हैं वो छोटे छोटे स्तर पर भी फैलने लगी थी और 1905 से 1907 के स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से इसने व्यापक रूप से मध्य वर्गों के बीच अपने अपील का विस्तार कर लिया। किसने विस्तार किया बेटा? कांग्रेस ने किया। किसने किया? कांग्रेस ने। और इसी आंदोलन के कारण अलग अलग प्रकार के नेताओं का जन्म हुआ, नेताओं की उत्पत्ति हुई और वो नेता क्या करते थे? जनता का समर्थन करते थे। कुछ उदाहरण दे रखा है। महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के विपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय। इन तीनों को एक साथ अपन किस नाम से बुलाते हैं बताओ? लाल, बाल और पाल। किस नाम से बुलाते हैं? लाल और बाल। यस, गुड। नेक्स्ट, तीनों लोगों का मूल स्थान एक दूसरे से बहुत दूर था, फिर भी इनके विचार ऐसे कह सकते हैं कि एक दूसरे से मिलते थे। क्लियर बिल्कुल, ये बात यहाँ पर दे रखी है। अब बात करते हैं गांधी जी के राजनीतिक गुरु की या राजनीतिक परामर्शदाता की, तो वो कौन थे बताओ? गोपाल कृष्ण गोखले थे और दूसरे कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। याद रह जाएगा, दोनों के बारे में याद रखना है। गांधी जी की ही तरह गुजराती मूल के लंदन में प्रशिक्षित वकील थे, है ना। मतलब मोहम्मद अली और कृष्ण गोखले की इनकी बात करी, ये भी वकील थे, गांधी जी भी वकील ही थे, लेकिन वो सीनियर थे। नेक्स्ट, गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी। गोखले ने क्या बोला कि आप जाओ, एक बार भारत का भ्रमण करो, तुम्हें पता लगेगा यहाँ पे कितनी कितनी दिक्कतें, कितनी कितनी मुश्किलें, किसान किस हालत में जी रहे हैं, लोगों को कितने दुख दर्द में रहना पड़ रहा है। और ये गांधी जी है ना, दिख रहे हैं? सामान्य प्राणी है कि नहीं? बिल्कुल सामान्य है, बस विचार थोड़े अलग थे। नॉर्मल इंसान होता है वैसे ही है, बस विशिष्टता आई है इनके विचारों से, इनके नियमों से। नेक्स्ट, पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति उनकी, यानी कि भारत में उनकी सबसे पहली सार्वजनिक, यानी सार्वजनिक रूप से ये लोगों के सामने आए थे फरवरी 1916 में। क्यों आए थे? क्योंकि यहाँ पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन था। इस समारोह में आमंत्रित व्यक्तियों में राजा और मानव प्रेमी थे। कौन कौन थे? राजा और मानव प्रेमी थे, जिसके द्वारा दिए गए दान ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में अपना बड़ा योगदान दिया था। समारोह में एनी बिसेंट जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की तुलना में गांधी जी थोड़े से अज्ञात थे, इनको लोग कम जानते थे यहाँ पे, और उनको इसे नहीं बुलाया था कि उनकी यहाँ पे प्रतिष्ठा अधिक है, उनको इसीलिए बुलाया क्योंकि वो अफ्रीका, जो अफ्रीका है ना, वहाँ पे मतलब वकील थे, उसके तौर पर उनको यहाँ पे आमंत्रित किया गया था। अब गांधी जी की बोलने की बारी आई तो उन्होंने मजदूर, गरीबों की ओर ध्यान न देने के कारण भारतीय विशिष्ट वर्ग को आड़े हाथों ले लिया। किसको लिया बताओ? यह भारत के बड़े बड़े विशिष्ट अलग स्पेशल लोग होते हैं, उनके बारे में बात की। ठीक है, मजदूर गरीबों के बारे में वहाँ पे उन्होंने कोई बात नहीं की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निश्चय ही अत्यंत शानदार थी, किंतु उन्होंने वहाँ धनी और सजे संवरे भद्रजनों की उपस्थिति, यानी कि जो भी लोग आए थे सुसज्जित लोग, उनको देखकर और लाखों गरीब भारतीयों की अनुपस्थिति के बीच विषमता पर अपनी चिंता प्रकट की। यानी कि यहाँ पे जितने भी लोग थे वो अमीर थे, लेकिन लाखों गरीब जो यहाँ नहीं आए उनके बारे में भी महात्मा गांधी जी ने बात की थी। गांधी जी ने विशेष सुविधा प्राप्त आमंत्रितों को कहा कि भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक आप अपने को इस अलंकरण से मुक्त न कर दें, इन्हें भारत के अपने हमवतनों की भलाई में न लगा दें। वो कहते गए कि हमारे लिए स्वशासन का तब तक कोई अभिप्राय नहीं है जब तक हम किसानों से उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं उठाएंगे। जो अमीर लोग आए थे ना, उनको बोला कि भाई जब तक हम क्या करेंगे, इन किसान जो कमा रहे हैं उसका फ़ायदा अगर अपन उठा रहे हैं तो तब तक अपन क्या नहीं कर सकते, स्व मुक्ति नहीं ले सकते और या स्वतंत्र नहीं हो सकते, क्योंकि किसान सक्षम बनेगा ही नहीं ऐसे। नेक्स्ट,
हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से हो सकती है, ये बात गांधी जी ने कही थी। मुक्ति चाहिए तो किसान को सक्षम बनाना होगा और उनका सहयोग करना होगा। न वकील, न डॉक्टर, न जमींदार इसे सुरक्षित रख सकते हैं, यानी कि इनको कोई सुरक्षित नहीं रख सकता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एक उत्सव का अवसर था, क्योंकि यहाँ भारतीय धन और भारतीय प्रयासों से संभव हुआ था, यानी भारत के लोगों की मदद से ये चीज़ संभव हुई थी। इसके अलावा गांधी जी ने स्वयं को बधाई देने के सुर में सुर मिलाने की अपेक्षा लोगों को उन किसानों और कामगारों की याद दिलाना चुना, यानी कि वो उन्होंने बधाई नहीं दी बल्कि उन लोगों को चुना जो भारत की अधिकांश जनसंख्या का हिस्सा था और वो यहाँ वहाँ पे अनुपस्थित था। उन लोगों की गांधी जी ने बात की। फरवरी 1916 में बनारस में गांधी जी का भाषण मात्र वास्तविक तथ्य का ही उद्घाटन था, यानी कि अपन ऐसे कह सकते हैं कि इन्होंने फरवरी 1916 में जो भाषण दिया वो भाषण क्या है बताओ, एक तथ्यों के आधार पर उन्होंने अपनी जो बात थी वो रखी थी। अब ये फोटो दिख रहा है, इसमें गांधी जी कहाँ बैठे हुए हैं, दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं? ये दो छापे वाले तो कौन है, रतड़ा चला रहे वो, ऐसे ही है। और इधर ये कौन बैठे हैं, इनमें तो नहीं है, कहीं कहीं होंगे इसमें ही, देख नहीं दिख रहे हैं? वो भाषण दे रहे ना, तो कैसे दिखेंगे? अभी निकालते हैं। अच्छा वो आगे बैठे हुए हैं यूँ, ठीक है। हाँ इधर फोटो खिंचाया जा रहा है लोगों के बीच में। देखो पुरानी तस्वीरें हैं, कराची में, कराची की तस्वीर है पाकिस्तान की, जहाँ पे गांधी जी गए थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रवाद वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों जैसे विशिष्ट वर्गों द्वारा निर्मित था, लेकिन दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो यह वक्तव्य उनकी मंशा भी जाहिर करता है। भारतीय राष्ट्रवाद को संपूर्ण भारतीय लोगों का और अधिक अच्छे ढंग से प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाने की गांधी जी के स्वयं की इच्छा को प्रथम सार्वजनिक उद्घोषणा थी। क्लियर बिल्कुल। यहाँ पे गांधी जी क्या चाहते थे बताओ, इसको अगर अच्छे ढंग से चलाना है तो क्या करेंगे अपन, उन लोगों की भी मदद करेंगे जो आज मतलब राजनीतिक रूप से एक्टिव नहीं है। नेक्स्ट, उसी वर्ष के अंतिम माह में गांधी जी ने अपने नियमों को व्यवहार में लाने का अवसर मिला। दिसंबर 1916 की बात है। देखो फरवरी में तो क्या हुआ था, 1916 में उद्घाटन हो गया था। किसका हुआ था उद्घाटन बताओ? विश्वविद्यालय हुआ था। लेकिन दिसंबर 1916 में लखनऊ में वार्षिक कांग्रेस बिहार के दिसंबर 1916 में लखनऊ में हुई वार्षिक कांग्रेस, यानी कि उनकी शायद मीटिंग होती थी ऐसे कह सकते हैं। बिहार में चंपारण से आए एक किसान ने उन्हें वहाँ अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किसानों के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया। किसने बताया था बताओ? एक किसान ने बताया था कि अंग्रेज हम पर किस प्रकार अत्याचार करते हैं और ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते हैं। तो नील के बहुत नुकसान भी होते हैं, वहाँ पे दूसरी फसलें नहीं बोई जा सकती और अच्छी चीज़ नहीं है ये, और अंग्रेज बहुत सारा मुनाफा ले जाते हैं, किसानों को कुछ नहीं मिलता है। ये बात गांधी जी ने बताई थी। फिर अब गांधी जी ने क्या किया देख लेते हैं। असहयोग की शुरुआत और अंत। 1917 का अधिकांश समय महात्मा गांधी को किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा के साथ साथ अपनी पसंद की फसल उगाने की आज़ादी दिलाने में बिता। अगले वर्ष यानी 1918 में गांधी जी गुजरात के अपने गृह राज्य में 2 अभियानों में संलग्न रहे। सबसे पहले उन्होंने अहमदाबाद के एक श्रम विवाद में हस्तक्षेप कर कपड़े की मिलों में काम करने वालों के लिए काम करने की बेहतर स्थितियों की मांग की। यानी कि कुछ लोग थे वो क्या करते थे, कपड़े की मिलों में काम करते थे, और महात्मा गांधी ने क्या बोला कि हमको क्या करना है, यहाँ पे मतलब जो स्थिति है उसको सुधारना है, कि ये थोड़ी सी स्थितियाँ सुधर जाए, मशीनें अच्छी हो जाए, लोगों को थोड़ा बहुत अच्छा पैसा खासा मिल जाए, ये बात। इसके अलावा महात्मा गांधी खेड़ा गए। कहाँ पे गए? खेड़ा। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, फसल चौपट हो गई थी किसानों की, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि अब ये जो किसानों की लगान है इसको माफ़ करो, क्योंकि फसल खराब हो गई तो वो लगान लाके कहाँ से देंगे। तो इसके लिए भी गांधी जी ने विरोध किया था, आवाज़ उठाई थी। तो अपन ऐसे कह सकते कि चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में की गई पहल से गांधी जी एक ऐसे राष्ट्रवादी रूप से उभरे जिनमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी। यानी कि ये 3 जगह की घटनाओं को ध्यान में रखा गांधी जी ने, इनके साथ निभाया, इनके साथ मिलकर आवाज़ उठाई, इसीलिए ये क्या हुए, गांधी जी यहीं से फेमस होने लग गए थे। 1919 में औपनिवेशिक शासकों ने
गांधी जी की झोली में एक ऐसा मुद्दा डाल दिया जिससे वे कहीं अधिक विस्तृत आंदोलन खड़ा कर सकते थे। अब गांधी जी को तो करना है आंदोलन और उनको चाहिए मौका। अब मौका कैसे मिला बताओ? अगर कोई अंग्रेज को उल्टा सीधा काम करेंगे तो गांधी जी को मौका मिल जाएगा। 1914 से 18 के महान युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या किया? प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। अब प्रेस पे प्रतिबंध लगाएंगे तो क्या होगा? लोग क्या करेंगे? विरोध करेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या बोला इन्होंने? अगर कोई ऐसी खबर छाप देता है तो अपन क्या करेंगे? जांच भी नहीं करेंगे और सीधा सीधा उसको क्या करेंगे? कारावास में डाल देंगे। सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति की संतुष्टियों के आधार पर इन कठोर उपायों को जारी रखा गया। इसके जवाब में गांधी जी ने देश भर में ये जो नियम आया था ना, रोलेट एक्ट, इसी के तहत हुआ था ना, इस पर रोक लगाई थी। तो इसी के खिलाफ महात्मा गांधी ने एक अभियान चलाया था। उत्तर और पश्चिमी भारत के कस्बों में चारों तरफ लोगों ने गांधी जी का समर्थन किया। दुकानों को बंद कर दिया, स्कूलों को बंद कर दिया और ऐसा लगता है जीवन उस समय ठहर सा गया था। ये सारी चीज़ें हुई थी। पंजाब में विशेष रूप से कड़ा विरोध हुआ था, यानी कि पंजाब से भी लोगों ने विरोध किया था, जहाँ से बहुत सारे लोगों ने युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष की सेवा की थी। यानी कि कुछ लोग अंग्रेजों के साथ जुड़े हुए थे और अपनी सेवा के बदले उनको क्या मिलता रहता? इनाम मिलता रहता और इनाम के कारण ही वो अंग्रेजों से जुड़े हुए रहते थे। नेक्स्ट अगला दे रखा है, लेकिन इसकी जगह उन्हें रोलेट एक्ट दिया गया। पंजाब जाते समय गांधी जी को कैद कर लिया गया, स्थानीय कांग्रेस जनों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रांत की यह स्थिति धीरे धीरे क्या हुई बताओ? और बिगड़ती चली गई। तो कौन कौन सी चीज़ें हो रही है पता चल रहा है? गांधी जी क्या कर रहे हैं? रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे हैं उसके कारण, और अंग्रेज मतलब अपने हिसाब से कदम उठा रहे हैं। माहौल कैसा हो गया था? तनावपूर्ण हो गया था। अप्रैल 1919 की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। अमृतसर जो है यहाँ पे खून खराबे की एक घटना अपन को देखने को मिलती है। अंग्रेज ब्रिगेडियर ने एक राष्ट्रवादी सभा पर क्या कर दी? गोलियां चला दी, जिसको हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। इस हत्याकांड में 400 से अधिक लोग क्या हुए? मारे गए थे। याद रखना, रोलेट एक सत्याग्रह की यदि हम बात करें तो इसमें समर्थन के कारण गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए थे, क्योंकि गांधी जी ने इसका समर्थन किया था। तो ये उनकी अच्छाई थी कि उन्होंने समर्थन किया। नेक्स्ट, इसी सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ कौन सा आंदोलन चलाया? असहयोग आंदोलन चलाया। और गांधी जी क्या चाहते थे? कि भारत से इनको अब क्या किया जाए? भगा दिया जाए। तो अब क्या क्या गांधी जी ने आग्रह किया लोगों से? स्कूलों, कॉलेजों, न्यायालय में बिल्कुल नहीं जाना है, किसी को टैक्स नहीं देना है, और जो भी अंग्रेजी सरकार है इससे अपने रिलेशन बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। और यदि असहयोग को ठीक ढंग से पालन किया जाए तो 1 वर्ष में भारत क्या हो जाएगा? स्वतंत्र हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग थे इनाम पाना चाहते थे और इनाम पाने के कारण उन्होंने इस आंदोलन का साथ नहीं दिया। नेक्स्ट, अपने संघर्ष का और विस्तार करते हुए उन्होंने खिलाफत आंदोलन हाथ मिला लिया। यानी कि जो एक और आंदोलन चल रहा था, खिलाफत आंदोलन, तुर्की शासक कमाल अतातुर्क द्वारा समाप्त किए गए सर्व इस्लामाबाद के प्रतीक खलीफा की पुनर्स्थापना की मांग कर रहा था। यानी कि ये भी अपनी मांग लेकर बैठे थे और गांधी जी भी इनके साथ मिल गए। तो अभी क्या हुआ कि इनका और मतलब प्रबल हो गया काम, मतलब इनकी मांग और तेज हो गई। अब किस प्रकार आंदोलन की शुरुआत हुई उसकी बात करते हैं। गांधी जी ने देश यह आशा की थी असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत में 2 प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे और ये जो अंग्रेज हम पर शासन कर रहे हैं इनका खात्मा कर देंगे। लेकिन इन आंदोलनों ने निश्चय एक लोकप्रिय कार्रवाई के बहाव को उन्मुक्त कर दिया था। ये चीज़ें औपनिवेशिक भारत से बिल्कुल ही अभूतपूर्व थी, यानी कि धीरे धीरे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बदल गई थी। इसके अलावा विद्यार्थी जितने भी थे उन्होंने, सरकार ने जितने भी स्कूल चला रहे थे उनमें जाना बंद कर दिया, कॉलेजों में जाना बंद कर दिया, और वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी और अदालत में जाना मना कर दिया। कई कस्बों में श्रमिक वर्ग किस पर चला गया बताओ? हड़ताल पर चला गया। कौन सा आंदोलन चल रहा है बेटा? असहयोग आंदोलन चल रहा है। कौन सा चल रहा है? असहयोग। सरकारी आंकड़े जितने भी थे और उन आंकड़ों के हिसाब और कितने श्रमिक उसमें सम्मिलित थे? 6 लाख श्रमिक उसमें सम्मिलित थे। और कितने कार्य दिवस का नुकसान हुआ? 70 लाख कार्य दिवस का क्या हुआ? नुकसान हुआ।
देहात में भी असंतोष था। देहात के बारे में हमने पहले डिटेल में पढ़ा था। उत्तरी आंध्र के पहाड़ी जनजातियों ने वन्य कानूनों की क्या कर दी, अवहेलना कर दी। किसानों ने कर नहीं चुकाए। मतलब पूछेगा कि असहयोग आंदोलन के जनता पर क्या प्रभाव रहा, तो अपन इन बिंदुओं को लिख सकते हैं कि नहीं। यस, कुमाऊं के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सम्मान ढोने से मना कर दिया, यानी कि हम आपका सामान कहीं नहीं ले जाएंगे। इससे विरोध आंदोलन को कभी कभी स्थानीय राष्ट्रवादी नेता की अवज्ञा करते हुए कार्यान्वित किया गया। किसानों, श्रमिकों और अन्य इसकी अपने ढंग से व्याख्या की। औपनिवेशिक शासन के साथ असहयोग के लिए उन्होंने ऊपर के प्राप्त निर्देशों पर टिके रहने के बजाय अपने हितों से मेल खाते तरीकों का इस्तेमाल करने की कार्रवाई की। यानी कि इसमें अपने उद्देश्यों को लेकर ये सभी लोग क्या हो गए थे, आंदोलन में जुड़ गए थे। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक, यानी कि महात्मा गांधी की जिसने जीवनी लिखी थी, अमेरिका का एक लेखक था, उसने क्या लिखा गांधी जी के बारे में, असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के युग का ही नाम है। यानी कि असहयोग क्या है, गांधी जी के जीवन यापन के युग का नाम है। भारत और गांधी जी के बारे में बात हो रही है। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक था, यानी कि मतलब शांति, विश्व में शांति नहीं थी, यहाँ अपने भारत में शांति नहीं थी, मतलब बहुत सारे हड़कंप मचा हुआ था, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन उसका जो प्रभाव था वो बहुत सकारात्मक था, यानी कि अंग्रेजों के लिए एक चैलेंज भरा काम था वो, ऐसे कह सकते हैं। इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग और स्व अनुशासन आवश्यक हो गया था। यह स्वशासन के लिए एक प्रशिक्षण था। 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी राज की नींव हिल गई थी। फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के लिए चोरी चौरा पूर्वा में एक पुलिस स्टेशन पर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। कौन सी घटना है, याद रखना, चोरी चौरा। कब की घटना है बताओ, 1922 की। हमला किसने किया था बताओ, किसानों ने किया था, याद रह जाएगा। यस, और पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और कई पुलिस वालों की इसमें जान चली गई थी। हिंसा की इस कार्रवाई से गांधी जी को आंदोलन का तत्काल वापस लेना पड़ा था। इस कारण से गांधी जी ने अपना जो ये आंदोलन है इसको वापस ले लिया था। उन्होंने जोर दिया कि किसी भी तरह की उत्तेजना को निहत्थे और एक तरह से भीड़ की दया पर निर्भर व्यक्तियों की घृणित हत्या के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। तो यहाँ पे हिंसा हुई थी, उसके कारण उन्होंने ये चीज़ वापस ले ली थी। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया। स्वयं गांधी जी को कब डाला गया था, मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। और उनकी जांच की कार्रवाई में किसको बिठाया बताओ, एक जस्टिस था जिसका नाम था CN ब्रूमफील्ड। अब ये गांधी जी को सज़ा सुना रहा था, तो इस समय इन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि आपकी सज़ा कम हो जाए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी सज़ा कम हो जाए। ये उस न्यायाधीश जो भी था ना, उसके मन में भी था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है देश के लिए। नेक्स्ट, इसके अलावा लाखों देशवासियों की दृष्टि में आप महान देशभक्त और नेता, ये बात किसने कही थी, उस न्यायाधीश ने कही थी। यहाँ तक कि राजनीति में जो लोग आपसे भिन्न मत रखते हैं वो भी आपको उच्च आदर्शों और पवित्र जीवन वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। बिल्कुल सही बात है कि गांधी जी को एक अच्छी नज़र से देखते हैं। गांधी जी ने कानून की अवहेलना की थी, अतः उस न्यायपीठ के लिए गांधी जी ने उसको कितने वर्षों की सजा का प्रावधान दिया, हाँ 6 साल तुम आराम से जेल रहो, उसके बाद वापस हम तुमको बाहर निकाल देंगे। यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में कमी अगर चाहिए होगी, मैं कोशिश करूंगा आपको कमी भी दूंगा, और इससे अच्छा मेरे लिए कोई काम नहीं होगा। ये कुछ उसके विचार थे, इसको तो याद रख नहीं रख, लेकिन ये जरूर याद रखना कि कब इनको जेल में डाला गया था और कितनी सजा दी गई थी। अगला है जन नेता। 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया था, और इस प्रकार फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपने भाषण में किए गए वायदे को उन्होंने पूरा किया। यानी जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसको उन्होंने पूरा किया। और अब आज के समय मतलब बात करें, आज के समय यानी जिस समय वो जेल में थे, तो उस समय व्यावसायिक वर्ग, बुद्धिजीवियों का आंदोलन ही नहीं था। इसके अलावा श्रमिक, किसान वर्ग, ये लोग भी सारे गांधी जी के साथ जुड़ गए थे। कारीगर भी जुड़ गए थे, बता रखा है देखो, किसान, श्रमिक और कारीगर ये भी जुड़ गए थे। और ये सभी लोग गांधी जी के प्रति आदर को व्यक्त कर रहे थे और उन्हें अपना महात्मा कहने लगे, वो भी उनको महात्मा के नाम से जानने लगे। और क्योंकि गांधी जी एक महात्मा की तरह वस्त्र पहनते थे और उनकी तरह भाषा बोलते थे, नेताओं की तरह वे
सामान्य जन समूह से आगे नहीं खड़े होते थे, बिल्कुल लोगों के बीच अच्छा रिलेशन था उनका। सामान्य जन के साथ इस तरह की पहचान उनके वस्त्रों के विशेष रूप से परिलक्षित होती है। जहां अन्य राष्ट्रवादी नेता पश्चिमी शैली के सूट अथवा भारतीय बंद गला जैसे औपचारिक वस्त्र पहनते, वहीं महात्मा गांधी क्या पहनते थे बताओ? एक धोती पहन लेते और उसका ही हिस्सा कुछ दिन तक चला लेते, आराम से चरखा चला के बना लेते थे, है ना, चरखा चलाते थे। उन्होंने ऐसा करने को प्रोत्साहित किया था क्योंकि वो सूत कटाई पर जोर देते थे और वो चाहते थे कि पारंपरिक जो भी काम है ये चल रहा है अच्छा है, इनसे मतलब ये काम भी अपन को करना चाहिए, यानी कि स्वदेशी चीज़ों को ये ज़्यादा महत्व देते, सरल भाषा में बोले तो। ठीक है, नेक्स्ट। फिर ये चरखे के बारे में दे रखा है, इधर चरखा चला रहे गांधी जी, है ना। नहीं तो मैं बूढ़े कैसे हो गई? ये तो फोटो पुराना है, फोटो पुराना है और जेल में रोटियां सही नहीं दी होगी शायद। 6 साल में इतने पुराना। इतिहासकार शाहिद अमीन ने एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले अध्याय में स्थानीय प्रेस द्वारा ज्ञात रिपोर्टों और अफवाहों के जरिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के मन में महात्मा गांधी की जो कल्पना की थी उसे ढूंढ निकालने की कोशिश है। फरवरी 1921 में जब वे एक क्षेत्र से गुजर रहे थे तो भीड़ ने इनका स्वागत किया था, याद रह जाएगा ये। फिर एक समाचार पत्र ने इनके बारे में लिखा था कि जैसे ही ट्रेन गोरखपुर के लिए रवाना हुई तो नूनखार, देवरिया, गोरी बाजार, चोरी चौरा और कुसुमी, यहाँ पे मतलब इतने सारे लोग गांधी जी को देखने आए थे। उनकी संख्या 15 से 20 हज़ार के आसपास थी। इसके अलावा एक स्टेशन था कुसुमी, यहाँ पे 10,000 प्लस लोग आए थे, जबकि इलाका जंगली था। तो कहने का मतलब महात्मा गांधी के बहुत सारे फैन थे, इसे कह सकते हैं सरल भाषा में। ठीक है, और कुछ लोग गांधी जी के लिए रो भी रहे थे और कुछ उनको दान भी देना चाहते थे। लेकिन चोरी चौरा में एक मारवाड़ी सज्जन था, उसने कैसी टेक्निक लगा के इनको क्या दे दिया, एक बार दान दे दिया। तो एक बार उन्होंने दान ले लिया तो फिर इसी तरीके से वो क्या लेने लगे, दान लेने लगे और लोगों ने क्या कर लिया, सिक्कों की बारिश करने लगे, पैसे डाल दिए वहाँ पे और फिर गांधी जी आराम से पैसे लेके वहाँ से चले गए। यानी कि पैसे नहीं मतलब दान कह सकते, उनको पैसे दिए थे, सहायता दी थी। गांधी जी जहाँ भी गए उनकी चमत्कारिक शक्तियों की अफवाहें फैल गई, मतलब उनके बारे में लोग कुछ न कुछ कहते थे, चीज़ें ऐसी, है ना। इसके अलावा गांधी जी को एक अच्छा व्यक्ति यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि वो क्या करते बताओ, मतलब जो भी ये औपनिवेशिक सरकार गलत नियम लेके आती तो गांधी जी क्या करते, अपना जन समर्थन देते और आंदोलन के रूप में उस चीज़ की आलोचना करते, बस ऐसे अपन कह सकते हैं। अब गांधी जी को अन्य नामों से भी जानते थे, कोई बोलता गांधी बाबा, कोई बोलता गांधी महाराज, कोई बोलता महात्मा। ठीक है, ये गांधी जी के कुछ अच्छे नाम थे जो लोगों में प्रसिद्ध थे। क्लियर, बिल्कुल। कभी कभी सरकार क्या करती थी, ऊंचे टैक्स लेते, दमनकारी अधिकारियों को सुरक्षा देने वाले, स्वायत्त वापस लेने वाले, गरीबों के विशेष बीच गांधी जी, यानी कि गरीबों का यहाँ से गांधी जी का अच्छा रिलेशन था उस समय। ठीक है, नेक्स्ट। अब इनका जो जीवन था ना, बिल्कुल सादा जीवन था गांधी जी का। आराम से धोती पहन लेते थे और चरखा इनका प्रतीक था। और ये कुछ साधारण सी चीज़ें जो मतलब इनको लोगों की तरफ अट्रैक्ट करती थी और लोग इनके साथ जुड़ते थे। महात्मा गांधी एक व्यापारी व पेशे से क्या थे, वकील थे, लेकिन उनकी जीवन शैली बहुत ही सादी थी। हाथों से काम करने के प्रति लगाव की वजह से वे गरीब श्रमिकों के प्रति बहुत अधिक सहानुभूति रखते थे तथा बदले में वे गांधी जी से सहानुभूति रखते थे, जहां अधिकांश अन्य राजनीतिक उन्हें कृपा दृष्टि से देखते थे। मतलब लोगों के प्रति किस प्रकार सहानुभूति रखते हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है, उसके अलावा ये उनका जीवन अच्छे से समझते थे और मतलब गांधी जी को खुद को उनके साथ जोड़ने का प्रयास करते थे। क्लियर, बिल्कुल। महात्मा गांधी का जन अनुरोध कपट से मुक्त था, यानी कि वो ऐसे नहीं सोचते थे कि मैं स्वार्थी हूँ, मेरा फायदा हो जाएगा, मैं ये जाऊँगा तो वो मिलेगा, ये उनके मन में ऐसा कुछ था नहीं। क्लियर, बिल्कुल। फिर धीरे धीरे भारतीय कांग्रेस की ओर शाखाएं खुलने लगी। रजवाड़ों में राष्ट्रवादी सिद्धांत को बढ़ावा दिया जाने लगा। प्रजामंडलों की श्रृंखला स्थापित की गई। गांधी जी ने राष्ट्रवादी संदेश का संचार शासकों की अंग्रेजी भाषा की जगह मातृभाषा में करने को प्रोत्साहित दिया। मातृभाषा को गांधी जी अपना अच्छा महत्व देते थे। इसके अलावा देश के लिए, देश निर्माण के लिए ये चीज़ें एक बड़े लेवल पर फैल चुकी थी और विभिन्न प्रकार के सामाजिक वर्ग भी इसमें शामिल थे। अब तक अंग्रेज के समर्थकों में
कुछ बहुत ही समृद्ध व्यापारी तथा उद्योगपति शामिल हो गए थे। भारतीय उद्यमियों ने यह बात जल्दी ही समझ ली थी। उनके अंग्रेज प्रतिद्वंदी आज जो लाभ पा रहे हैं, स्वतंत्र भारत में ये चीज़ें समाप्त हो जाएगी। जी.डी. बिरला जैसे कुछ उद्यमी जो थे उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया, यानी कि कुछ बड़े बड़े लोग ही थे जो गांधी जी का मतलब आंदोलनों का समर्थन कर रहे थे। इस प्रकार गांधी जी के प्रशंसकों की बात करें तो उसमें गरीब, किसान, धनी, उद्योगपति, इतने सारे लोग थे जो गांधी जी के फैन थे, है ना, फैन फॉलोवर थे, ऐसे कह सकते हैं। गांधी जी द्वारा जारी गांधी जी का अनुकरण करने के कारण उद्योगपतियों के कारणों में से कुछ भिन्न संभवत परस्पर विरोधी भी थे, यानी कि कुछ लोग विरोधी थे लेकिन अधिकतर गांधी जी के साथ थे, ऐसा अपन कह सकते हैं। महात्मा गांधी की समय की महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन गांधीवादी राष्ट्रवाद का विकास बहुत हद तक उनके अनुयायियों पर निर्भर करता था। 1917 और 1922 के बीच भारतीयों के एक बहुत ही प्रतिभाशाली वर्ग ने स्वयं को गांधी जी से जोड़ लिया था, यानी कि वो एक प्रतिभाशाली वर्ग जो था वो खुद को गांधी जी के साथ जुड़ा हुआ मानता था। आज भी जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि बहुत से लोग थे जो इनसे जुड़ गए थे। जैसे इसमें एग्जाम्पल के रूप में आता है महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जे.बी. कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत और सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ये सारे व्यक्ति थे जो इन्होंने खुद को गांधी से जुड़ा हुआ महसूस किया था और इनको इस पद का बहुत फायदा भी मिला था। नेक्स्ट, विशेष रूप से भिन्न भिन्न क्षेत्रों के साथ ही भिन्न भिन्न धार्मिक परंपराओं से ये लोग आए थे और इसके बाद उन्होंने अनगिनत अन्य भारतीयों को कांग्रेस में शामिल होने तथा इसके लिए काम करने के लिए क्या किया था, प्रेरित किया था। महात्मा गांधी फरवरी 1924 में जेल से रिहा हो गए थे। अब उन्होंने अपना ध्यान कहाँ पे लगा दिया, खादी यानी कपड़ों की बुनाई पर लगा दिया था और छुआछूत को समाप्त करने लगे थे ये। और गांधी जी ने राजनीतिक जितने भी थे उतने ही वे समाज सुधारक भी थे, यानी कि राजनीति में जितना उनका सहयोग था उतना ही सहयोग उनका कितने था बताओ, मतलब सामाजिक सुधारक में भी था, मतलब लोगों से मिलते जुलते भी थे, यूँ ऐसे ही नहीं कि नेता ही बन गए बस। स्वतंत्रता के योग्य बनने के लिए भारतीयों को बाल विवाह, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों से मुक्त होना पड़ेगा, ये बात उन्होंने कही। एक मत के भारतीयों को दूसरे मत के भारतीयों के लिए सच्चा संयम लाना होगा और इस प्रकार उन्होंने हिंदू मुसलमानों के बीच भी प्रेम भावना बढ़ाई। आर्थिक स्तर पर भारतीयों को स्वावलंबी बनना सिखाया। इसके अलावा खादी पर इन्होंने विशेष जोर दिया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई मेरी बात। अब ये बिंदु कल पढ़े, पर्याप्त है। 30 मिनट की क्लास हो चुकी है, अब इसको कल पढ़ेंगे, अब थोड़ा रिवीजन भी करेंगे अपन। ठीक है।